नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में स्वागत है। इस चुनाव में पार्टियों व नेताओं की परस्पर सौदेबाजी से गठबंधन ऐन वक्त तक बिखरे हुए हैं। वजह कई है। नेताओं को लग रहा है मानो 2020 के चुनाव में जिसकी जो ताकत बनी तो आगे उसका भविष्य बनेगा। भाजपा और कांग्रेस ने अपने को अगले चुनाव की पार्टी मानते हुए जनता दल यू व राजद पर दबाव बनाया तो लोजपा और राजद की युवा कमान अपने को स्थापित करने की जिद लिए हुए हैं। अलायंस में पहले भी झंझट होते थे, लेकिन इस बार छोटी पार्टियों ने खेल बिगाड़ने या चुनाव के बाद निर्णायक रोल के ख्यालों में सौदेबाजी अधिक की। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले चुनावी सुर्खियां जानें। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए पहले चरण के लिए नामांकन संपन्न हुआ। पहले चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होना है। पहले चरण के कई दिग्गजों के साथ 8 मंत्री भी मैदान में हैं, जिसमें 4 बीजेपी और 4 जदयू के मंत्री शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले 5वां गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बन गया है। गठबंधन में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इसमें AIMIM, बसपा समाजवादी जनता दल, जनवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शामिल है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने विधायक बनने की चाह में बीआरएस लिया, जेडीयू की सदस्यता भी ली, लेकिन टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा है। गुरुवार को यह भी कहा कि नीतीश कुमार किसी को ठगते नहीं हैं। और शक्ति मलिक हत्याकांड पर तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी और जेडीयू झूठे केस में उन्हें फंसा रही है, ऐसे में उनसे माफी मांगे, नहीं तो वो मानहानि का मुकदमा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जब जब सत्ता जाने का डर सताता है, तब तक झूठा केस करवाया जाता है। अब आज की सुर्खियों के सच पर अजीत द्विवेदी से बातचीत करेंगे। अजीत, पिछले 24 घंटों में पटना में जो हलचल हुई है, जो राजनीति हुई है, उसका क्या लब्बो-लुआब निकलता है? पहला चरण के नामांकन खत्म हो गए हैं, तो कई तरह की सुर्खियां हैं, कई तरह की हलचल है। उसमें सबसे जो अहम बात लग रही है वो कल मुकेश सहनी का बीजेपी में शामिल होना और बीजेपी के साथ मतलब उनके साथ अलायंस का अनाउंसमेंट होना, और आज मुकेश सहनी का नीतीश कुमार से मिलना है। आज वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं और उनके लिए काम करने का उन्होंने घोषणा की है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है इस मतलब अभी आगे के चुनावी उसको देखते हुए भी। कल बीजेपी ने एक बड़ा दाव चला, पता नहीं पहले से नीतीश कुमार को और जेडीयू को इसकी जानकारी थी या नहीं थी। उन्होंने बीजेपी ने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के साथ तालमेल किया और ये अनाउंस किया कि उनकी पार्टी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। उनके लिए 11 सीटें छोड़ी गई। ये सबसे हैरान करने वाली बात थी कि 11 सीट छोड़ी जा रही है, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी को नीतीश कुमार ने 7 सीटें दी है। 11 सीट दी गई और फिर बीजेपी के सिंबल पर लड़ने का ऐलान हुआ। इसका मतलब कि बीजेपी ही लड़ रही है उनकी सीटों पर भी। इस तरह से बीजेपी टोटल 121 सीटों पर लड़ रही है। चूंकि टेक्निकली उनके जो विधायक जीतेंगे मुकेश सहनी को बीजेपी के ही विधायक होंगे, तो 121 सीट वो लड़ रही है और 115 सीट ही नीतीश कुमार की पार्टी लड़ रही है। तो ये पहली दफा हो रहा है कम से कम इस सदी में, पिछले 20 साल में, कि नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में आ गए। बिहार में एनडीए के गठबंधन में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में चली गई। ये एक बड़ा और जो सबसे पहला घटनाक्रम राजनीतिक रूप से दिलचस्प और अहम है वो ये है। और इसके अलावा उधर राजद में या उस महागठबंधन में और बाकी पार्टियों की सुर्खियों में क्या कुछ ज्यादा महत्व की बात है? वो अभी राष्ट्रीय जनता दल में एक जो दूसरी अहम बात है आज के घटनाक्रम में वो ये है कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपने ऊपर जो लगे हैं आरोप, हत्या के आरोप, उनकी अपनी ही पार्टी के एक नेता की हत्या के जो आरोप लगे हैं उस पर आज उन्होंने दोबारा अटैक किया है नीतीश कुमार को। उन्होंने कहा है कि वो माफी मांगे अपनी, उन्होंने जो बात कही है, या फिर वो उनके ऊपर केस करेंगे। ये घटना पूर्णिया के एक दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या का है। बताया जा रहा है कि वो पहले वो टिकट के लिए आए थे, उनसे पैसे मांगे गए आरजेडी में, बाद में उनकी हत्या हो गई। उनकी वीडियो आई है और कई तरह की थ्योरी चल रही है। इसको लेकर के कल भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को हमला किया था उनके ऊपर, और आज भी किया है। ये बड़ा आगे चल के राजनीतिक चुनाव प्रचार जब शुरू होंगे तो उसमें इसका बहुत इस्तेमाल किया जाएगा, एक दलित नेता की हत्या के मामले को। इसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने जो अटैक किया है वो अपने को पाक साफ करने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला किया और कहा है कि वो माफी मांगे।
दूसरा क्या, तेजस्वी यादव की पार्टी अभी तक वो एक ऐसी बड़ी पार्टी के मोड में चली गई है जिस मोड में कभी कांग्रेस पार्टी होती थी। आरजेडी ने अपने सारे जेडीयू ने अपने सारे कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन आरजेडी में अभी माथापच्ची चली रही है कि कैंडिडेट का नाम कब तक, मतलब सेकंड फेज के कैंडिडेट का नाम अभी तय नहीं हुआ, थर्ड फेज का तय नहीं हुआ, तो ये उसकी वजह से काफी कंफ्यूजन अभी उनमें बना हुआ है कि छोटी पार्टियों और महागठ जो बाकी अलायंस हो रहे थे, तीसरा या चौथा मोर्चा, उसमें महत्व का घटनाक्रम क्या है अभी पिछले 24 घंटों का? उसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम लोजपा के उम्मीदवारों की सूची है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के उम्मीदवारों की भी सूची है। लेकिन दिलचस्प सूची लोजपा के उम्मीदवारों की है, जिसमें बीजेपी के कोई 9-10 नेता लोजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट से। उसमें एक अहम नाम उषा विद्यार्थी का है, जो पालीगंज से पहले बीजेपी की विधायक रही हैं, और इस बार पालीगंज सीट जेडीयू के खाते में चली गई, तो वो लोजपा के टिकट पर जाकर के और चुनाव लड़ रही हैं। इसी तरह से वो जेडीयू के एक बड़े मंत्री जय कुमार सिंह के खिलाफ दिनारा सीट पर राजेंद्र सिंह है, बीजेपी के बड़े नेता थे, वो लोजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। और पहले नोखा से विधायक होते थे, वो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं रामेश्वर चौरसिया, वो लोजपा के टिकट पर सासाराम से लड़ रहे हैं। इसी तरह से वो सैयद शाहनवाज हुसैन की बड़ी करीबी बीजेपी की एक नेता है, उनके पति वो भी लोजपा के टिकट पर अमरपुर सीट से जाके चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार ये बहुत आज के घटनाक्रम में एक लोजपा के कैंडिडेट का नाम भी बड़ा दिलचस्प है। इसके अलावा अगले इन 3 घटनाक्रम के साथ में अगले 24 घंटों में का क्या सस्पेंस होता हुआ लगता है? कल का एजेंडा वहां राजनीतिक तौर पर, चुनावी तौर पर क्या होता हुआ लगता है? कल का दिन किस तरह महत्वपूर्ण है? अब कल के दिन में अब 2 चीजों पर सबकी नजर है। एक तो राष्ट्रीय जनता दल की सूची कब आती है उम्मीदवारों की, दूसरे चरण की, कांग्रेस के दूसरे चरण के उम्मीदवार, तीसरे चरण के उम्मीदवार, अभी इन लोगों में माथापच्ची चली रही है। कांग्रेस के नेता आज दिल्ली से लौट के पटना जा रहे हैं, रात में उनकी बैठकें होंगी। तो एक तो कल सबकी दिलचस्पी, आरजेडी के नेता अभी तक पटना में जमे हुए हैं, जिनके दूसरे तीसरे चरण में चुनाव है, टिकट नहीं अनाउंस हुए हैं। बीजेपी ने भी अभी सबके टिकट अनाउंस नहीं किए हुए हैं, तो बीजेपी के भी उम्मीदवार काफी सारे पटना में जमे हुए हैं। तो कल उन सब चीजों पर, उन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों पर नजर होगी। और अब प्रचार शुरू होने वाला है 2-3 दिन में, तो प्रचार की क्या रणनीति होगी उस पर होगी। और आज के घटनाक्रम में एक बात हम लोगों के चर्चा में रह गई, वो बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। 2 चीजें आज हुई हैं, 2 और घटनाएं आज पटना में हुई हैं। एक तो गुप्तेश्वर पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बहुत चीजें साफ की है। उन्होंने कहा है कि हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और जेडीयू के साथ जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं होता है, टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं है, हम जेडीयू के लिए प्रचार करेंगे, उनके लिए चुनाव प्रचार में रहेंगे, वो उनके स्टार प्रचारक होंगे। कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद जेडीयू उनको विधान परिषद भेजेगी। इसी तरह से एक दूसरा घटनाक्रम और है कि रघुवंश बाबू के बेटे ने, दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे ने आज जदयू ज्वाइन कर लिया। आज वो जनता दल में शामिल हो गए, सत्यप्रकाश। जैसे ही ने रामा सिंह को शामिल किया अपनी पार्टी में, वैसे ही सत्यप्रकाश ने जेडीयू में शामिल होने का ऐलान कर दिया। वो भी प्रचार करेंगे जेडीयू के लिए और कहा जा रहा है कि वो पार्टी उनको भी विधान परिषद में भेजेगी। ये एक बड़ा दिलचस्प है और बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है कि रामा सिंह को आरजेडी ने शामिल किया, अनंत सिंह को आरजेडी ने टिकट दिया है। तो ये एक तरह से अपनी जो नई और जो युवा तेजस्वी अपनी एक छवि बना रहे थे, अच्छे ईमानदार साफ सुथरे नेता की, उस पर एक बड़ा ब्लो है कि वो रामा सिंह को उन्होंने शामिल कराया और अनंत सिंह को टिकट दिया। चलिए अजीत, आज यही बात समाप्त करते हैं। मेरा मानना है कि कुल मिलाकर अभी चेहरों के ऊपर ज्यादा फोकस है, चेहरों के चलते ज्यादा सरगर्मी है। जी, अभी चुनाव प्रचार नहीं शुरू है, इसलिए मुद्दे अभी नहीं आ रहे हैं, अभी सिर्फ चेहरों पर ही राजनीति हो रही है। चलिए कल फिर चर्चा करते हैं। अगले 24 घंटों की राजनीति का तबसरा कल फिर वापस करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, कांग्रेस और जनता दल यू सब ने गठबंधन में अधिक से अधिक हिस्सा मारने के लिए बहुत दांव पे चले। किसी ने अपने खत्म होने, अप्रासंगिक बनने की चिंता में ऐसा किया, तो किसी ने लालू यादव और रामविलास पासवान के सीन में न होने का फायदा उठाना चाहा। सवाल है, 2 मुख्य गठबंधनों और छोटी पार्टियों की खिचड़ी से पिछले चुनाव के मुकाबले सिनेरियो कैसा है? नेताओं व पार्टियों के रिश्तों में जनता के आगे कैसी तस्वीर बनी है? इस पर पहले जाना जाए खरा खुलासा।
में इस बार भी चुनाव की बिसात पुराने चेहरों पर है। पिछले 30 साल से बिहार के सियासी शतरंज में जो मुद्दे थे, जिन चेहरों पर राजनीति थी, उन्हीं मुद्दों और उन्हीं चेहरों पर इस बार भी बिसात बिछी है। भले राष्ट्रीय जनता दल के पोस्टर और होर्डिंग से लालू प्रसाद की तस्वीर पहले जितनी नहीं है, या लालू प्रसाद पटना से बहुत दूर रांची जेल में बंद है, बावजूद इसके लालू प्रसाद का चेहरा, उनकी राजनीतिक विरासत और उनका बनाया समीकरण चुनाव को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है। कमान भले उनके बेटे तेजस्वी के हाथ में है, पर समीकरण लालू का ही है। फिर सत्तारूढ़ गठबंधन की धुरी नीतीश कुमार है, बिहार की राजनीति की सबसे अहम धुरी है, पर उन्होंने भी अपने से ज्यादा लालू प्रसाद पर फोकस बनवाया हुआ है। उनकी पार्टी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के राज की दुहाई दे रही है। 15 साल बनाम 15 साल के राज की तुलना करके जदयू भाजपा के नेता वोट मांग रहे हैं। जदयू और भाजपा की ओर से आंकड़े देकर बताया जा रहा है कि उन 15 सालों में सिंचाई पर, सड़क निर्माण पर, शिक्षा पर कितना खर्च हुआ था और नीतीश कुमार के 15 साल में कितना खर्च हुआ है। वैसे यह कोई तुलना नहीं, पर लालू राज के मुकाबले नीतीश राज को बेहतर दिखाने के लिए बिहार की जनता के सामने आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। बहरहाल अगर राज के मामले में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का राज इस बार चुनावी मुद्दा है, तो जातीय समीकरण के लिहाज से भी लालू प्रसाद का बनाया समीकरण ही धुरी में है। या तो उस समीकरण के लिए या उसके विरोधी समीकरण के लिए वोट मांगा जा रहा है। लालू प्रसाद ने मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण बनाया था। इस समीकरण से लालू सिर्फ 2 ही चुनाव जीते, एक सन 2000 का विधानसभा चुनाव और दूसरा 2004 का लोकसभा चुनाव। जाहिर है कि सिर्फ MY समीकरण से वे 20-22% वोट वाली पार्टी के नेता तो रह सकते हैं, पर पार्टी को जिता नहीं सकते। तभी इस बार तेजस्वी ने सर्वजन की राजनीति की है, अगड़ी जातियों के नेताओं को टिकट देने का फैसला किया है। कांग्रेस के साथ होने से भी अगड़ी जातियों में सकारात्मक मैसेज गया और वामपंथी पार्टियों के साथ आने से अन्य पिछड़ी जातियों और गरीब वंचितों में भी अच्छा संदेश गया है। तभी तेजस्वी अपने प्रचार में पिछड़ा या यादव की बात करने से बच रहे हैं। वे सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, युवाओं और महिलाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार और उद्योग की बात कर रहे हैं। यानी जाति का समीकरण बनाने के बावजूद वे जाति से परे की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा और जदयू भी यही राजनीति करते रहे हैं। वे यादव मुस्लिम को छोड़कर बाकी जातियों का समीकरण बनाते हैं। नीतीश से पिछड़ों में अति पिछड़ा और दलितों में महादलित बनाकर अपना एक वोट बैंक बनाया है। भाजपा सवर्ण और वैश्य की पार्टी होने का बहुत स्पष्ट संकेत देती है। इसके अलावा भाजपा पिछले 2-3 चुनावों से यादव नेतृत्व आगे करके यादव वोट बैंक सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। इस बार भी नित्यानंद राय को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाकर और भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाकर भाजपा ने यह दांव खेला है। इसके अलावा झारखंड की अन्नपूर्णा देवी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर यादव मतदाताओं को मैसेज दिया है। वैश्य राजनीति में भाजपा के पास बिहार में सुशील मोदी का चेहरा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा है। भाजपा ने कहा भी है कि वह नरेंद्र मोदी के काम और नाम पर वोट मांगेगी। सो बिहार में चाहे कैसे भी मुद्दे हो, कोरोना हो या आर्थिक का भट्टा बैठा हो, लाखों लोग दिल्ली मुंबई से लौटकर गांव में बेरोजगार बैठे हों, शिक्षा व स्वास्थ्य का अता पता ना हो, पर चुनाव लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर ही होगा। ये तीनों 70 साल की सीमा पर पहुंचे नेता हैं और एक तरह से निर्णायक भूमिका में अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं। सनमार्ग लाइव के लिए डेस्क की रिपोर्ट। अब एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद बातचीत होगी।